अस्सलामुअलैकुम। कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग पोस्ट रिज़ल्ट लेक्चर 26 स्टार्ट करते हैं। रिज़ल्ट थोड़ा सा कम गया है इस दफ़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, 40% से नीचे चला गया। R1 का 30% से ऊपर आ गया, यानी कि दोनों करीब करीब आ गए, अब दोनों 30s में आ गए। पहले दोनों में वाज़े फ़र्क होता था। खैर चलें, बहरहाल पेपर थोड़ा सा टफ था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेटली चैलेंजिंग तो था। तो कोई नहीं, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगली दफ़ा में फिर थोड़ा सा हाथ हौला भी रख लेता होता है कि अब मे भी आपकी किस्मत यावरी दिखा जाए इस दफ़ा, थोड़ा निस्बतन उससे बेहतर आसान पर्चा आ जाए। अच्छा जी, हम टारगेट कॉस्टिंग कर चुके हैं, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग में बस एक क्वेश्चन रह गया था, आपको फिनटेक करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, या आपने ओके करवाया था? मुझे कितने याद है कुछ हम टारगेट कॉस्टिंग? मेरा नाम उमैर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, याद आ रहा है कुछ? कैफ नाम बदला था इसका, कैफ 5 हुआ था, ये सारी बातें हो रही थी रिजल्ट से पहले। चलो चलो, शुक्र है कुछ कुछ याद है। तो ये आप लोगों ने मुझे ओके करवाया था, ओके तो आगे चलूँ। चलो अच्छा जी, क्वेश्चन 11 हम सारा कर सकते हैं, 0.4 ना होता तो। 0.4 के अंदर एक दो बातें हैं जो असल में आज हम बुनियाद डाल देंगे रेलेवेंट कॉस्ट्स की, यानी आज हम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितनी को बात हो सकी करेंगे, जाहिर सी बात है, अब ना आने वाले ना आए, घर पे छुट्टी बनाए तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो टाइम लिमिटेड ही है। तो टेस्ट डिस्कशन रहती है, वो टेस्ट डिस्कस करते ही जुमे को भी तो टेस्ट हुआ था, किसी ने दिया था? जुमे वाला टेस्ट दिया था किसी ने? ओके गुड। है याद नहीं रहा, अपलोड नहीं किया, चले तो वो टेस्ट भी डिस्कस होने से रहता है यार। उससे कहें मुझे टेस्ट तो भेज दें PDF सोल्यूशन के साथ। अच्छा जी, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पढ़िए। लेबर 0.4 पर यूनिट लगती है, सारा सवाल तो पढ़ेंगे ही रहा है, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिस वजह से हम ये सवाल नहीं कर सकते अभी। सिमिलर टू लास्ट ईयर 12.5% ऑफ द लेबर आवर्स वुड रिमेन आइडल। अब आइडल आवर्स जो हैं, मतलब वो कहता है कि जी टोटल में से 12.5% आवर्स जो हैं वो आइडल रहते हैं। चलो ये तो हो गई बात ठीक। इफ़ FG कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस एग्जिस्टिंग 3 प्रोडक्ट्स ओनली, पहले को 3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बना रहे हैं, चौथी की बात कर रहे हैं जिस पे ये हमसे लगवा रहा है, ये टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच लगवा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, तो 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कहता है वही बनाते रहें तो 12.5% लेबर आवर्स जो हैं वो हर साल फारिग होते हैं। अच्छा, ये मामला होता है तब जब आपकी स्किल्ड लेबर होती है, स्पेशलाइज नेचर की लेबर होती है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते कि आज काम कम है तो आप उन्हें फारिग कर दें, फिर जब काम आएगा तो फिर बंदे मिलते ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इनको रिटेन करना पड़ता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर रिटेन करते हैं, HG रिटेन्स द आइडल लेबर बिकॉज दे आर हाईली स्किल्ड एंड सच एडिशनल लेबर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। तो उन्हें रखना पड़ता है, कभी काम कम होता है तो देखो ना, ये तो नहीं होता कि 12.5% जो है वो, मतलब एक खास ट्रेंड भी नहीं होता, कभी ऑर्डर आ गया काम ज़्यादा आ गया, कभी काम कम हो गया, तो ऑन एवरेज वो कह रहा है 12.5% लेबर आवर्स जो हैं वो आइडल होते हैं, वो लोग फारिग भी बैठते हैं। लेकिन अब आप खुद देखें ना, अगर एक स्किल्ड लेबर है और उसके घर का किचन आपने चलवाना है तो कुछ ना कुछ मिनिमम वेज आप उसको देते हैं, काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। ये कॉन्सेप्ट हमने आगे पढ़ना है। ये जो हम आज चैप्टर स्टार्ट करें, डिसीजन मेकिंग हम स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहला चैप्टर हम करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट्स का। अच्छा, अब रेलेवेंट कॉस्ट का चैप्टर जब मैं स्टार्ट करता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, उसका नाम के साथ तो सवाल शायद एक ही आया पिछले 7-8 अटैम्प्ट्स में, लेकिन उसके बगैर कोई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं सकती, यानी वो बुनियाद है। जैसे आप देख लें, ये मैंने आपको कहा था टारगेट कॉस्टिंग भी एक तरह की डिसीजन मेकिंग ही है, ठीक है। ये टारगेट कॉस्टिंग के अंदर ये एडजस्टमेंट जो पड़ी है ये उसी रेलेवेंट कॉस्ट की है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स आपके सारी डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, सारी डिसीजन मेकिंग वही यूज़ होते हैं। अब डिसीजन मेकिंग 40-45 नंबर का आता है और हर सवाल के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो बेसिकली वो चैप्टर बुनियाद है। अलग से सवाल भी आ सकता है और माजी में बहुत आए हुए हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर वो दूसरे टॉपिक्स के अंदर ही इसकी एडजस्टमेंट आ रही होती है। एनीवेज, तो वो कहते हैं कि रिटेन करते हैं ये आइडल लेबर क्योंकि वो बहुत हाईली स्किल्ड है और सच एडिशनल लेबर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। हाउएवर, ये असल में पॉइंट है जहाँ से रेलेवेंट कॉस्ट अप्लाई हो रही थी, जिस वजह से मैं आपको ये सवाल सिर्फ इस एक लाइन की वजह से नहीं करवा सकता, वरना ये सारा सवाल आप कर सकते हैं। आपको कॉस्ट गैप का भी पता है,
ऊपर वाली सारी कॉस्ट में बस यहाँ पर एक नई चीज़ क्या है, नई चीज़ ये थी कि फिनिश गुड्स रिजेक्ट हो जाती है। आपने तो अभी तक मटेरियल लॉस पढ़ा था, आपने लेबर के अंदर आइडल टाइम वाला लॉस पढ़ लिया, लेकिन फिनिश गुड्स रिजेक्ट हो जाएं ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा था। ये तो खैर पढ़ना ही है, जगह जगह अब आएगा, लेकिन इसका मकसद ये है, मैंने आपको शायद स्टार्ट में बताया था कि 3 तरीके ऐसे होते हैं, या नहीं बताया था तो अब बता रहा हूँ, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने के। एक तो हम सीख चुके, ऐसे 1 बाय 1 सीखते हैं ना, एक तो हम सीख चुके, कौन सा, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। ये इक्वेशन है सेल यूनिट्स वाली, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसमें 3 चीज़ें दे दे, मतलब सेल दे दे, ओपनिंग क्लोजिंग दे दे, तो प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ से निकल सकते हैं। दूसरा तरीका ये, लेकिन बिल्कुल सेम वही तरतीब चलती है इसके अंदर भी, जैसे मैंने आपको मटेरियल और लेबर का लॉस नहीं सिखाया था। आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट ज़्यादा मटेरियल करते हैं, कुछ लॉस होता है, तो आउटपुट इतना फिनिश गुड्स पे लगा होता है। तो ये भी वैसे ही है कि मिसाल के तौर पे, मिसाल के सवाल में उसने कहना है कि हम 190,000 यूनिट्स बनाकर बेच सकते हैं, लेकिन जो यूनिट्स हैं उनमें 5% यूनिट्स जो हैं वो एंड पे जाके इंस्पेक्शन करते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो डिफेक्टिव होते हैं। जिसका मतलब अगर 190 यूनिट्स आपने बेचने हैं बनाकर, तो क्या 190 ही आप बनाओगे? कुछ तो रिजेक्ट होने हैं ना, तो कुछ ज़्यादा बना। बिल्कुल उसी तरह से ये जैसे आउटपुट बन जाएगा, लॉस की परसेंटेज है वो इनपुट के साथ जुड़ी होगी, और फिर यानी आप मिसाल के तौर पे क्या, अगर 5% ये है और 5% यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिजेक्टेड अपॉन इंस्पेक्शन, तो ये इंस्पेक्शन पर जो है वो लॉस निकलने हैं। खामोश भी कह लें तो भी इनपुट के साथ जोड़ते हैं तो डिवाइड करना होता है। तो 190 डिवाइड बाई 0.95 करें, 190 डिवाइड बाई 0.95, यानी जैसे हम करते आए कि अगर इनपुट के साथ जुड़ा हो तो डिवाइड करते हैं ना। 2 लाख यूनिट्स बनाएंगे, उसमें से 10,000 यूनिट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे और 190 हमारे तैयार होंगे। अब ये बुनियाद है सारे सवाल में। प्रोडक्शन यूनिट्स 2 लाख, यानी कॉस्ट सारी 2 लाख की लेनी थी, यानी वो मटेरियल की वेस्टेज, लेबर की वेस्टेज की बजाय उसने ऊपर यूनिट्स को ही वेस्ट करा दिया। अब 10,000 यूनिट्स अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो 10,000 यूनिट्स से मटेरियल भी लगना है, लेबर भी लगनी है, एंड पे जाकर सारा कुछ लग कर ही निकलने। तो ये इस तरह से काम चलता है। तो ये एक नई चीज़ ज़रूर थी, लेकिन ये ऐसा मसला नहीं, ये उसी तरह से लिंक होना था जैसे आपको मटीरियल लेबर के बारे में बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही ये चल जाना था। ये मसला नहीं था, ये तो करना ही है। जिस दिन इस किसी सवाल में आना है ये हमने कर लेना है। प्रोडक्शन यूनिट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉस और लेबर, इसकी मटीरियल लेबर का लॉस बताया, ये बिल्कुल वैसा ही है रिजेक्टेड यूनिट्स वाला, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। ये मसला नहीं था, ये तो अभी इस सवाल में आ गया था, लेकिन ये पॉइंट होने की वजह से ये सवाल नहीं कर सकते, वरना हमने ये पॉइंट सीख लिया होता। आगे आके आ जाएगा ये सवाल, ठीक है। जिस सवाल में आना है ये उस दिन हमने सीख लेना है, ये मसला नहीं था। मसला क्या था? मसला ये था कि लेबर, however idle labor are paid 90% of normal labor rate and are included in fixed overheads। कहता है जी मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपया दिहाड़ी है ना, तो अगर वो फारिग बैठते हैं तो फारिग बैठने की भी उन्हें 90 रुपये देकर भेजते हैं, सिर्फ 10 रुपये कम करते हैं, ठीक है। 90 क्यों देकर भेजते हैं? भाईजान आपका किचन तो चलता रहे, उन्हें बिठाना भी है, रिटेन तो करना। अगर आप उन्हें उन फारिग बैठने वक्त पैसे नहीं देंगे तो वो तो छोड़ के और चले जाएंगे, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। अब ये हमने जो आज टॉपिक शुरू करना है रेलेवेंट कॉस्ट का, अल्लाह करे हो जाए शुरू टेस्ट डिस्कस करने के बाद, तो उसके अंदर ये रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में हम देखेंगे कि डिसीजन की वजह से ये कॉस्ट नहीं है। यानी आप ये नई प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, आपने ये पैसे तो देने ही देने हैं, तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं, ये इररेलेवेंट कॉस्ट, ये क्या है, तो इसको कॉस्ट अकाउंटिंग वाले फिर डिसीजन मेकिंग में नहीं लेते। तो ये हमने पढ़ना है, क्योंकि अब ये पॉइंट पढ़ा नहीं हुआ, हैवी भी लग रही है ये बात, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जब टॉपिक आगे शुरू करेंगे तो ये आसान हो जाएगी। बहरहाल ओवर टाइम भी अगर हो तो वो 75% दिया जाता है, लेकिन वो मसला इतना नहीं था, ओवर टाइम का तो मसला नहीं था। आपके मिसाल के तौर पे आपको रिक्वायर्ड है 10,000 घंटे, 8,000 घंटे नॉर्मल टाइम में अवेलेबल है, तो 2,000 का ओवर टाइम देना है, तो आपके लिए इतना ये भी मसला नहीं था कि 100 रुपये वाली 100 रुपये घंटा लेबर को देते हैं तो ओवर टाइम में अगर 1.5 गुना देते हैं तो 150 दे देंगे, वो मसला नहीं था। मसला था इस एक पॉइंट का, ये पॉइंट रेलेवेंट कॉस्टिंग का प्रिंसिपल है, लेबर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने कहा कि जी इतने रुपए पर लेबर आर देते हैं हम, और इतनी कॉस्ट टोटल आ रही थी, यहाँ से वो फिगर निकालनी थी। तो ये जनाब आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर लग कर ये
एडजस्टमेंट आपकी हो सकती थी, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको हमने कर दिया पेंडिंग। और बाय द वे होपफुली इस वीक के एंड पे आपको ये होमवर्क मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें कुछ बचना नहीं है। आफ्टर चैप्टर 14 हमने आज शुरू करना है, ठीक है, सही है, इसके साथ लिख लें। तो ये अब कराने का फ़ायदा नहीं है, समझा मैंने लेना था, इतनी बात कर दी तो थोड़ा सा और जोर लगाऊं तो ये बात समझ आ जाएगी। सवाल ये हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है। यही सवाल समझ कर जब पूरा कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो ये सवाल करना आसान होगा। अब ये सवाल मुश्किल लगेगा खामखा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार ये ऐसे आ क्यों गया भाई, ये परिचय का आई कैप का पास पेपर है, तो पास पेपर के अंदर तो सारे सिलेबस में से पर्चा आता है ना, तो ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है। रेलेवेंट कॉस्ट भी पढ़ के पर्चे में आप जाते हैं और टारगेट कॉस्टिंग भी पढ़ के जाते हैं, तो ठीक है, थोड़ी सी एक एडजस्टमेंट उसने बीच में चेक कर ली। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर मेरे पास और कुछ है नहीं। आपको मैंने थ्योरी पढ़ने का बोला था, पता नहीं किसी ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, किसने पढ़ी है। अब देखो ना, बच्चे पास भी यही हो रहे हैं, देखो हैं, आप भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, पढ़ना शुरू करें, ठीक है। कौन कौन बाद में आया, मैंने उससे नहीं पूछा अभी रिजल्ट का। हाँ, कितने पेपर दिए थे आपने, कितने पास हुए, माशाल्लाह। इधर से कौन आया बाद में, कितने पेपर दिए थे, तीनों पास हो गए, माशाल्लाह। बाकी ऑनलाइन वालों, मैंने रिकॉर्डिंग ऑनलाइन से पहले इनका थोड़ा इंटरव्यू ले लिया था। आप लोगों का इंटरव्यू अब इंशाल्लाह जुमेरात, बुध या जुमेरात को आपकी जूम मीटिंग करूँगा ना, उसमें फिर आपका इंटरव्यू ले लेंगे। किसी सवाल में कोई मसला अगर है तो भी पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं टेस्ट जल्दी से डिस्कस करके रेलेवेंट कॉस्ट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग पे हमारे तकरीबन अराउंड 40 लेक्चर्स लगने हैं। अराउंड 40 का मतलब 2-3 कम भी लग सकते हैं, 2-3 ज़्यादा भी, पर अराउंड 40 लेक्चर्स लगने हैं। 40 लेक्चर्स का मतलब क्या है, हमारे एक महीने के अंदर तकरीबन 20 लेक्चर्स होते हैं, 2 महीने हमारी डिसीजन मेकिंग ही चलती रहनी है, लेकिन 40 नंबर हैं इसके, ठीक है। उसके बाद बड़े टॉपिक्स की बात करें तो वो 2 रह जाएंगे, जिनमें से 25 नंबर आते हैं तकरीबन, वो है प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो उनके ऊपर मिला जुला कर कोई 20 से 22 लेक्चर्स लगते हैं। यानी यूँ समझ लें कि एक महीना उसने चलना है, तो महीने रह ही गए हैं, ठीक है। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, इन 3 महीनों के अंदर ही हमने, बाकी हैं टॉपिक, जाहिर सी बात है। अब 2-3 दिन इधर से प्लस माइनस, 2-3 दिन उधर से प्लस माइनस, एंड पे जाके कोई 1-2 दिन बंदा, 1-2 वीक बंदा हफ्ता भी ऑन कर सकता है। मतलब कहने का ये कि इतना की काम है, लेकिन ये बड़े बड़े काम है जो आज शुरू होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इस चैप्टर में कोई मसला है तो बता दीजिए। इस क्वेश्चन के अलावा ये क्वेश्चन भी मसला नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा वो IAS 12 जो बच्चे पढ़ रहे हों अगर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, तो ये टेम्परेरी डिफरेंस है ये टेम्परेरी डिफरेंस है, ये बस अभी थोड़ी देर के लिए है। इंशाल्लाह ये 1-2 दिन के अंदर, तीसरे चौथे दिन जाके हम लेबर के रूल्स पढ़ लेते हैं। जिस दिन लेबर के रूल्स आपको पढ़ाऊंगा रेलेवेंट कॉस्टिंग में, उस दिन जिस दिन ख़त्म होंगे उस दिन ये सवाल आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें याद कराइएगा, लेबर के जिस दिन रूल्स करें, ये होमवर्क में आपने लेना है, फिर अगले दिन ये सवाल मैं आपको क्लास में सॉल्व कर दूंगा। 15 मिनट नहीं लगने सवाल करने में इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, ओहो पहले टेस्ट कर लें। टेस्ट केड़ा सी 1 हो गया था हमारा मुकम्मल, 2 हम कर रहे थे डिस्कस, अच्छा भला, लेकिन आप लोगों की नीयतें जो है ना, उनका सारा मसला है। तो हम पार्ट बी शुरू कर चुके थे कि उसने कहा था रीकैलकुलेट करो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन। अच्छा, अब ये मेरे जहन के मुताबिक हमने जुमे को कर लेना था, और हिम्मत करते तो कर भी जाना था, लेकिन बस वो आप लोगों ने पता नहीं, किसी को मैसेज आ गया, किसी ने देख लिया, मोबाइल भी साथ रख के बैठे होते हैं, बस फिर धरना शुरू हो गया। आप लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत नहीं दिखाई थी, वरना हो जाता है। बाद में आया हम तुम्हें घर जाके पता लगा। अच्छा जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बेस पर उसने कहा कि रीकैलकुलेट करो, तो हमने ये बात शुरू कर दी थी, मैंने बल्कि टेबल बनाया था, अभी तक और तो ज़्यादा बात शुरू नहीं की थी। अब ये FOH है, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर के अलावा बाकी सारे FOH आपके सामने हैं, ठीक है। अब इन FOH को पकड़ते जाएं 1 by 1 और कोई ना कोई मुनासिब बेस सेलेक्ट कर लें, फिर अगली बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है जी, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो नहीं है ना FOH, उसको साइड पे करके सबसे पहला FOH क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट वेजेस। अच्छा, अब ये इनडायरेक्ट वेजेस हैं बेसिकली, तो इनडायरेक्ट वेजेस आगे उसने कहा मशीन मेंटेनेंस की हैं, स्टोर्स की हैं, और तो बेसिकली ये एक FOH,
फिर ये 2, लेकिन मसला ये है कि उसने तोड़ दिया। तोड़ने का मकसद यही था। देखो ना, पहले हम इसी तरह से देखते थे तो मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही होती थी तो हम कहते थे मेंटेनेंस आवर्स मुनासिब है। मतलब क्या होता था भाई, मेंटेनेंस वाली लेबर ही मेंटेनेंस का काम कर रही होगी ना, तो वो अलग अलग हम खुद कर लेते थे। मतलब ये इंस्पेक्शन आवर्स हैं, इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, ये मेंटेनेंस की कॉस्ट है। तो हर जगह पे डायरेक्ट लेबर वो जो प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसके अलावा फैक्ट्री में जितनी लेबर है, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर्स हैं, हेल्पर्स हैं, ठीक है, या सपोर्ट डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, कैंटीन वाले हैं, ये सारे लोग जो हैं ये इनडायरेक्ट लेबर ही तो होती है, डायरेक्ट तो नहीं ना होती। कैंटीन वाले डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व, मेंटेनेंस वाले डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व, डिस्पेंसरी बनी है, डॉक्टर डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन में तो नहीं इन्वॉल्व। तो सारी की सारी इनडायरेक्ट लेबर ही होती है। सर्विस डिपार्टमेंट्स खास तौर पर, तो लेबर सर्विस डिपार्टमेंट खुद भी इनडायरेक्टली डिपार्टमेंट्स हैं, डायरेक्टली तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, सपोर्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो उसने बस इनडायरेक्ट लेबर करके हेडिंग्स दे दी, ठीक है। तो वो एक इनडायरेक्ट वेजेस है, लेकिन हमने ये चारों को अलग अलग लेके चलने, स्टोर स्पेयर्स अलग से, और फिर रेंट का एक उन्होंने हेड बना दिया। तो बेसिकली तो ये 7 हेड्स थे, लेकिन बन कितने गए, 6, 7, 8, 9, 10 बन गए। चलो खैर, अब इनडायरेक्ट वेजेस में सबसे पहले मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मेंटेनेंस, मशीन की मेंटेनेंस है, ठीक है, और 6 लाख टोटल कॉस्ट है। अब मशीन मेंटेनेंस नीचे कहता है प्रोडक्शन रिपोर्ट लेटेस्ट ईयर की क्या बता रही है, यूनिट्स गिवन है, फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है पर यूनिट, और फिर मशीन आवर्स भी गिवन है पर यूनिट। अब आपके ख्याल में मशीन की मेंटेनेंस के लिए सबसे बेहतर क्या जो है वो बेस बनती है, मशीन आवर्स। तो अगर तो आप, वैसे तो आप बेहतर यही है क्या किया करें कि आप हर पार्ट ही अलग पेज से शुरू कर लिया करें। तो आपने पैसे दिए होते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं, उनको चाहिए ना इस चीज़ को सोचना तो कि यार सफ़ा ज़ाया होगा, यानी ये पार्ट पे सिर्फ 2 लाइनें होंगी, उसके बाद अगला सफ़ा पलटें, फिर लिखें क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, तो ठीक है। इससे ये हो जाएगा कि आपको वो टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि मैं वर्किंग 1 उधर वर्किंग 2 लिखा है, वर्किंग 2 क्यों लिखा था, वर्किंग 1 क्या थी, अच्छा ये टोटल किया था, ठीक है, ठीक। तो 2 वर्किंग्स हो चुकी हैं, तो यहाँ पे पार्ट बी के लिए मैं वर्किंग 3 की बजाय वर्किंग 1 से फिर शुरू कर दूँ, ठीक है। वैसे जितने बच्चों ने पास किया, माशाल्लाह काफ़ियों ने पास किया है, एक ही सवाल के एक पार्ट को सफ़े पे किया या एक सवाल के 2 पार्ट्स भी सफ़े पे किए थे, 2 पार्ट्स किए सफ़े पे, यानी कि क्वेश्चन 1 लिखा, पार्ट ए लिखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर पार्ट बी लिखा, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे ही है, फिर भी पास हो गए ना। वैसे क्वेश्चन की एक्सप्रेसली उन्होंने लिखी होती है कि हर क्वेश्चन नए सफ़े से शुरू हो, ठीक है, लेकिन एहतियातन आप पार्ट भी नए सफ़े से शुरू कर लिया। वैसे मैं बच्चों को ये कहता होता हूँ, बच्चे में पेपर के आप बाद आके पूछा, सर वो हमने क्वेश्चन नंबर, मतलब एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स एक पेज में, कोई मसला नहीं है, नहीं ये वो कुछ कर नहीं, पेनलाइज नहीं करते इस बात पे। हाँ क्वेश्चन 1 फिर थोड़े आगे जाके क्वेश्चन 2 सब आप, ये सही नहीं, लेकिन आप एहतियातन क्या किया करें, अगला पार्ट भी अगले सफ़े पे कर लिया करें, क्या ठीक है, दोनों तरह से पैरेलल चल जाता है, सबूत भी मौजूद हैं, रिजल्ट वाले दिन आप पूछ सकते हैं बच्चों से भी, ठीक है। लेकिन बेहतर क्या है, अगले सफ़े से शुरू कर दो। और अगर कभी तेज़ी में चलते हुए, ये इस तरह होता है ना, चलते चलते आप कर गए आदत में, ये ऐसे होता है, बच्चे के ज़हन में होता है कि मैंने पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग सफ़े पे करना, लेकिन इकट्ठे कर भी जाते हैं, तो वो फिर ये नहीं कि फिर काट के दोबारा करने बैठ जाओ। क्वेश्चन नए सफ़े से शुरू करना बहरहाल मस्ट है, लेकिन आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, आप पार्ट भी नए सफ़े से शुरू किया करें, ठीक है, ओके। और कौन था जिसने एक सवाल के 2 पार्ट्स एक सफ़े पे किए, एक बच्चा अभी तक मिला पूरी क्लास, चले हो जाता है, कुछ मसला नहीं होता, पास करते हैं, वो चेक भी करते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, हर पार्ट। तो अब अगले सफ़े पे आ गया, ठीक है, तो इसलिए मैं अगले सफ़े पे आ गया, तो मैं वर्किंग 1 से बात शुरू करता हूँ दोबारा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए जी, मशीन आवर्स चाहिए। मशीन आवर्स अवेलेबल नहीं है, रेडिली अवेलेबल नहीं है मशीन आवर्स, तो अभी निकाल लेते हैं जी, बिस्मिल्लाह, वर्किंग 1 दोबारा शुरू होगी। अच्छा फिर भी आप इसमें भी कोई परेशानी की बात है, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन तो वही चल रहा है ना, तो 2 वर्किंग्स हो गई हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, वर्किंग 3 लिख लो, कोई मसला नहीं है, चलेगा, बिल्कुल आराम सुकून से चलेगा। ये छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो करो, इन वजूहात की बिना पे कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ठीक है, ओके। हाँ अच्छा जी, मशीन आवर्स, मशीन आवर्स अब प्रोडक्ट वाइज ना कर लें, प्रोडक्ट वाइज, अरे कौन आया देखो बच्चों, अल्फा ब्रावो चार्ली,
आप तो हमारी क्लास में नहीं थे ना पहले? अच्छा, आपने कितने पेपर दिए थे? यहाँ पे पता है आज इंटरव्यूज चल रहे हैं। माशाल्लाह 50% रिजल्ट आया, अल्लाह पाक कबूल करे, माशाल्लाह। शुक्र करिए, शुक्र किया था अल्लाह का? फिर भी शुक्र क्या मतलब? शुक्र फिर ही तो शुक्र करना था। जो बिल्कुल रह गया उसको भी ढूंढना चाहिए, कोई ना कोई सूरत तो होगी, कोई मेरे लिए बेहतरी होगी, इसको भी, इसके अंदर भी, इस हाल में भी शुक्र करना है। हाँ, ये ध्यान में रखो, अल्लाह की हिकमतें अल्लाह ही जाने। अल्लाह ने हर चीज़ कुछ तय की। ये कहना कि नहीं ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नहीं ऐसा नहीं करते होते, ठीक है। इशार एक काम कर ले, टोटल फिर स्टार्ट में बना लूँ, टोटल का कॉलम, ये फिर ऐसे करके चलाते जाएंगे ना, ये ज़रा फॉर्मेट बन गया। कौन कौन से पेपर दिए थे? टैक्स और सी लॉ। ओ कोई बात, इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़्यादा पेपर पास कर देंगे अल्लाह। मैं मॉड्यूल बी के अंदर इकोनॉमिक्स फेल हो गया, 3 पर्चे होते थे, 3 दिए, 2 हो गए पास, 1 फेल हो गया। और वो बंदा कहे ना ऐसे मैं ऐसे कहूँ मैं पता नहीं ऊपर से उतरा हूँ, नहीं ऐसे फेल होते होते आगे आते हैं, सारे ही ऐसे होते हैं यहाँ पे। सीए जो ज़िंदगी में कभी भी नहीं फेल हुआ होता ना, सीए में आके वो भी हो लेता है फेल, ठीक है। तो बहरहाल असल में मेहनत की ज़रूरत होती है, पता चलने तक थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, हमें पता नहीं चल रहा होता है कि कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये, मैं आपको अक्सर क्लास के अंदर कहता हूँ कि यार मतलब अगर मैं कर सकता हूँ पास तो आप में से हर कोई कर सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, डे 1 पे जो बोला था, कमिटमेंट शो करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, दैट्स इट। तो मैं तो ऐसे बात कर रहा था कि मेरा एक पर्चा फेल हो गया इकोनॉमिक्स का, आगे सी मॉड्यूल था, उसमें 3 पर्चे थे, उसके चौथा साथ ये मिल गया तो 4 पर्चे दिए, अल्लाह ने 4 पास कर दी। तो ये कोई नहीं है, तो चलता रहता है, कभी ऐसा प्लस माइनस चलता रहता है। फिर ये भी नहीं कि ये कोई एक ही है, फिर अब सारी बताना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस्ताद लगा हुए हैं कि कितनी बार कब कब फेल है। पर इम्पॉर्टेंट वॉज कि जब आर्टिकल्स ख़त्म हुए थे तो क्वालिफाई तकरीबन, मेरा तो एक पेपर रह गया था वो, जब मैं निकला था आर्टिकल्स ख़त्म होते ही, ऐसे 3 पेपर आखिरी आते थे वो दिए थे, उसका रिज़ल्ट आया तो 2 पास हो गए, 1 रह गया, फिर वो भी बाद में पास हो गया। मतलब वो भी अभी थोड़ा सा यूँ समझ लें कि मैं ऐसा वो समझने थोड़ा सा लेट हो गया, एक पर्चा है ना, आर्टिकल्स में पास होना चाहिए। तो आर्टिकल्स के 3.5 साल के अंदर आप 1.5 साल बाद हम पेपर देना शुरू कर देते थे। अब एक अटैम्प्ट में कितने पास हुए भाई? 3 दिए, तीनों हो गए, किसी ने 4 दिए उसके चारों हो गए, किसी ने 4 दिए 2 हो गए, तो उसने अगली बार मिला। तो ये तो चलता है, गिवन टाइम के अंदर पूरा कर लो, कोई बात नहीं, ये ठीक है ना, परेशान नहीं होना, इससे हो जाएगा इंशाल्लाह। मशीन आर्स, मशीन आर्स, मशीन आर्स वर्किंग तो ऐसे बन गई यार। चलो जी, मखाइन आर्स कैसे निकालेंगे जी? मखाइन आर्स, मशीन आर्स पर यूनिट, मशीन आर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है जी। तो अब उठाते जाएं सवाल से और लिखते जाएं जी। प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं जी? 12, 20 और 45, बार बार लिखने से बच गए ना। और मशीन आवर्स 6, 8 और 10, तो 12 इंटू 6 40 जी, नहीं 12 इंटू 6 72 जी, 72,000, फिर 160,000, नेक्स्ट 450,000, 450,000 क्या मतलब? इतने ज़्यादा कैसे? 10, अच्छा 10 यूनिट्स भी ज़्यादा। तो ग्रैंड टोटल कितना बन गया? 682,000, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्किंग बन गई हमारे पास, अब इसको फॉर्मेट को मैं यूज़ कर लूँगा आगे। ये मैंने इस फॉर्मेट में इसलिए बनाई है कि ज़रा मुझे हेल्पफुल लगता है ना, कि टोटल भी मिल गया, डिवाइड करेंगे और फिर साथ ही इसी को देख के वर्किंग 1 रेफ़र की हुई होगी, वर्किंग 1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 मिनट में सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या बनाया जी इसका आपने? मशीन आवर्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपने करना है, अपनी कार्रवाई यहाँ पे करनी है। अब क्या है जी कॉस्ट? क्या है कॉस्ट? 600,000 रुपीज़, 600,000 डिवाइडेड बाय, अभी अभी आपने आवर्स निकाले 682,000, तो 682,000 मशीन आवर्स। अब वर्किंग का रेफरेंस देने की जगह ज़रा मेरे पास नहीं बन रही यार, गुजारा हो जाएगा। तो वर्किंग का रेफरेंस क्या? वर्किंग है, वर्किंग 1, ठीक है। तो आंसर बताओ। 0.87,
87 पर मशीन आर। ठीक हो गया। अब ये पर मशीन आर निकल आया, इसको मल्टीप्लाई करो 72, 1 60 और 4 50 से। जल्दी से आंसर बता दो। 62640। 6 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 6,82,000 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 72,000 आवर्स। सही है। अब इसी तरह से 1,60,000, 4,50,000 करते जाओ, बस कैलकुलेटर पे उसको हटा देना है। ठीक है ना। बस जी 1392। सारे चुप हैं। राउंड किसको राउंड किया था? 8 आता है। अच्छा 8 कर दो जी। 8 या तो फिर 879 लिखो या 8 कर दो। अगर 2 डेसिमल किया है ना बेटा तो फिर 8 कर दो। बात समझिए। क्या आंसर क्या है? 0.879 अब या तो ये 4 डेसिमल ऐसे लिख लो, ये तो बहुत एक्यूरेट कर देगा। और अगर आपने 2 करने हैं ना तो 2 का मतलब फिर ये होना चाहिए, फिर लिख दो। यहाँ लिखने से फ़ायदा हो जाएगा। या फिर जान छुड़ाओ, लिखो ही ना, इसी को ही ऐसे लिख कर ये भी कर सकते थे। यहाँ पे इक्वल ये लिखने की बजाय लिख देते मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, जान ही छूट जाती, कैलकुलेटर वाला ही आगे चल जाता। लेकिन चले, अब ये 0.88 हो गया जी। बोले 63360 जी 395 नहीं, देखें इसको राउंड कर देना, रुपीस को फिर राउंड कर दें। जब रुपीस एंड पे आंसर निकले ना तो ये रुपीस को राउंड कर देना बेटा। फिर सही है। नहीं आया, 360 भी नहीं आया। अच्छा बी 800। तीसरा बैलेंसिंग निकाला करें। 396,000। अब तीसरा हमेशा राउंड बैलेंसिंग निकाला करें ताकि राउंडिंग का डिफरेंस यहाँ पे टोटल में किसी एक में ख़त्म हो जाए। कोई नहीं, बहुत मिनिमम सा डिफरेंस हुआ करता है। ठीक है, सही है भाई। टेस्ट इससे अगला भी भेज दो, लेकिन अब नहीं लगता भेज दिया। यही गले पड़ गया। अभी ये भी रहता है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला भी। चलें अच्छा जी, जल्दी करें, ज़रा स्पीड पकड़े। मैंने कम अज़ कम दर्जे में रेलेवेंट कॉस्टिंग का फॉर्मेट, जिस तरह के सवाल आते हैं वो तो बना के आज जाना है। तो ये तो ना आने वाले ये समझें कि शायद हमारे लिए इंतज़ार किया, हम तो वैसे फंस गए। स्टोर्स। अच्छा, अब स्टोर्स की इनडायरेक्ट वेजेस हैं और नीचे आपको प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन हैं, डायरेक्ट लेबर, मशीन आर, इंस्पेक्शन आर्स। ये तो चलो हो गया। ये स्टोर के हिसाब से कोई रेलेवेंट चीज़ अवेलेबल थी हमें? स्टोर कंजम्पशन गिवन है। वेरी गुड, फिर तो कम हो गया अपना है। बिल्कुल, रुपीज़ इन थाउजेंड्स यहीं पे टोटल करो, मतलब कहीं टोटल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, यहाँ अपने लिए टोटल करो। ये रुपीज़ इन थाउजेंड है जी 1800। चलो, अब अगर ये 1000 लेने हैं, अच्छा आप 1000 में ही चलना चाह रहे हैं ना तो कोई मसला नहीं है। मतलब फिर ठीक है, यहाँ पे 1000 है, फिर सारा कुछ ही 1000 में कर सकते हैं। आप कर लें, अगर आपको लग रहा है कर लें, कोई इशू नहीं है। पर इसको 1000 में लेके चलना पड़ेगा फिर। अब इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये देखें, ये कर लें। बात समझ आ रही है? चेक कर लें। यही आना ही यही है, वर्किंग की भी जगह बन गई। ठीक है तो ₹600 ऐसे ही चल। मैंने कहा चलो आगे भी आ रहा है। फिर ये यहाँ पे बेशक 1000 में आपने मुकम्मल निकाला, लेकिन ऊपर 1000 में यूज़ कर लें, नो इशू। पर दोनों जगह फिर 1000 हो। ठीक है ना। अब आगे आए, क्या चीज़ है जी नेक्स्ट? क्या जी? स्टोर्स, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर किसकी जी? स्टोर्स की। अब इसके लिए क्या जी आपने कहा? बेस क्या है जी? बेस क्या है? स्टोर्स कंजम्पशन। क्या मतलब? अल्फा ने स्टोर के आइटम्स कितने कंज्यूम किए, बीटा ने, ब्रावो ने कितने किए, चार्ली ने कितने किए। तो जो जितना ज़्यादा स्टोर की फैसिलिटीज़ को, स्टोर की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, उतना ही ज़्यादा उसको चार्ज होना चाहिए स्टोर के खर्चों का। ठीक है, तो स्टोर कंजम्पशन, स्टोर कंजम्पशन बस ठीक है। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट क्या है जी बता दें ज़रा? 360,000, तो 360 आ गया। और स्टोर कंजम्पशन डिवाइड बाय 1800, ये भी रुपीज़ ही है, रुपीज़ में है, ₹1800। तो इसका मतलब मेरे पास
पर रुपी कंजम्पशन आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, बहरहाल बता दें इसको 0.2। अब ये एग्जैक्ट है, ये राउंड हुआ है, ठीक। अब 0.2 इंटू 720, यानी 720 रुपये। 1 रुपया कोई भी स्टोर की कंजम्पशन करे, स्टोर की सर्विसेज कंज्यूम करे, तो 0.2 एक तरह से उसने कॉस्ट जो है वो स्टोर की इनकर कर ली। ये इस तरह से था। तो 0.2 इंटू 720, 270 और 810 जी 144,000। यहाँ पे तो रुपीज़ में चल रहा है ना काम, अब यहाँ पे तो 1000 नहीं है ना, सही है। अच्छा जी, और बैलेंसिंग तीसरा निकालना 162,000, ठीक है। ये तो आसान ही काम था यार, लेकिन काम लेंथी बहुत था। नंबर कितने थे इसके? 15 नंबर ही 15 थे जी। क्वालिटी कंट्रोल फटाफट उन करो यार, ये तो काम ही नहीं मुक रहा, केड़ी शे हाथ ला बैठे। क्वालिटी कंट्रोल QC लिख दूं, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन का ही काम है। इंस्पेक्शन आवर्स ही जो है वो इसके लिए मुनासिब बेस बनती है, इंस्पेक्शन आवर्स। और इंस्पेक्शन आवर्स जो हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ यहीं पे ही कंटिन्यू करते हैं, क्या ख्याल है? दोबारा हेडिंग भी नहीं बनाते। इंस्पेक्शन आवर्स, तो इंस्पेक्शन आवर्स IH ना लिख दूँ, इंस्पेक्शन आवर्स। जैसे ये मशीन आवर्स मैंने लिखा था ना अपने समझने के लिए पर यूनिट, तो ये इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन, ठीक है। अब 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट को इंस्पेक्ट करने के, तो जिसके जितने ज़्यादा, ये अल्फ़ा के डिफरेंट तरह के यूनिट्स हैं, तो डिफरेंट तरह का टाइम लगेगा इंस्पेक्शन पे, कोई इसमें हारिज तो नहीं है ना, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लो यार। अब 3 4, तो 2 इंटू 12, 3 इंटू 20 और 4 इंटू 45, फटाफट बताओ हैं। 24,000, सॉरी 24,000, 60,000, 1,80,000। लेकिन एक मिनट गड़बड़ कर गए हम। क्या सारे यूनिट्स इंस्पेक्ट हो रहे हैं? मुझे एकदम ख्याल आया, नीचे अभी आए थे यहाँ पर कुछ बातें पढ़ने, तो यहाँ पे नज़र आया था नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड। आपको ABC वाला टॉपिक अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या मतलब? क्या 12 के 12,000 यूनिट्स इंस्पेक्ट होते हैं अल्फ़ा के? क्या हर यूनिट इंस्पेक्ट करते हैं? वो कह रहे हैं नहीं, अल्फ़ा के 600 यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए, या वो करते हैं इतने परसेंट ही करते हैं, 600 यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए, ब्रेवो के 400, और ये तो फिर वो तो इंस्पेक्शन पे ही सारा काम, सारे यूनिट इंस्पेक्ट हो रहे हैं। तो मैं तो कॉस्ट देख के परेशान हो रहा था ना, ठीक है। तो क्या बनेगा? नहीं, सारे यूनिट्स नहीं इंस्पेक्ट हो रहे, तो ये इधर आना था, ये इधर आना था। 2 घंटे लगते हैं एक अल्फ़ा को इंस्पेक्ट करने में। इंस्पेक्ट हुए कितने अल्फ़ा? 600। 3 घंटे लगते हैं, फिर 4 घंटे लगते हैं, सही है। तो अब ये इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट इनटू इंस्पेक्टेड यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं, गलत हो गया था, इंस्पेक्टेड यूनिट्स। सवाल में ये भी गिवन थे, ठीक है जी। अब बोलिएगा, लो जो है जी 1200, शायद को और चीज़ भी आ ही जाए यार। मैं आर्स देख के परेशान हुआ, फिर साथ ही मुझे याद है थोड़ी देर पहले भी इन्होंने मुझे स्टोर कंजम्पशन दिखाई, मेरी ऐसी ही नज़र पड़ी थी, पर्चा तो आपने दिया जी 1200, फिर 1800, ये भी 1200, गुड 5400, ठीक है। ग्रैंड टोटल 7800, ठीक हो गया जी। अब इंस्पेक्शन आवर्स बेस है, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है 468। अगर 468 लिखना है ना, 1000 में नहीं लिखना, तो फिर वो नीचे वाले को 1000 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ₹468 डिवाइडेड बाय, अब 7800 का मतलब 7.8, ठीक है, को मसला। तो 7.8 इंस्पेक्शन आवर्स IHS, आज नवा ना कढ़िया सी, वर्किंग 1 ही चल रही है, ठीक है जी। 60
₹60 पर इंस्पेक्शन आवर, ठीक है। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ये 600, 400 और 1350, 60 इंटू 600 72,000, फिर भी 72,000। नेक्स्ट 320, 72,000, 72,000 और 324,000। यार तो बहुत टाइम लग रहा है उस्ताद, जल्दी कर लो। नेक्स्ट क्या है, काम काफ़ी था इसमें है, क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। अब क्लीनिंग के लिए बेहतर क्या है, इसको यार 24 पे कर दें ज़रा, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, प्रेशर पड़ रहा है मुझ पर ना। जैसे आप लोग पैनिक हो जाते हैं पेपर में, पैनिक कौन कह रहा था, पैनिक हो गया था, पैनिक ऐसे सीना आने लग गया मुझे, पैनिक हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग शुरू करना, मैं पैनिक हो रहा हूँ अब। लेकिन अब मसला ये है कि कर्ज बढ़ जाना है। एक हफ्ता, पिछले हफ्ते का फ्राइडे वाला, अब ऑलरेडी मैंने कर्जा लेके चल रहा है, वो कल में या परसों में किसी वक्त जाकर डिस्कस होना है कि एक तो कर्जे में पड़ गए हैं टेस्ट ना। चलो अल्लाह खैर करे, कर्जा उतर तो रहा है साथ के साथ थोड़ा थोड़ा जी। अब क्या है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्ट, फैक्ट्री स्पेस मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब बेस होगी, क्या ख्याल है? फैक्ट्री की स्पेस सफाई के लिए जितना एरिया ज़्यादा, जिस प्रोडक्ट जो ज़्यादा एरिया यूज़ कर रही है उसको सफाई की कॉस्ट ज़्यादा एलोकेट होनी चाहिए ना, ठीक है। तो फैक्ट्री स्पेस, तो स्पेस कर लेते हैं जी। अच्छा, तो क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज, क्लीनिंग लिख लेता हूँ, जगह ज़रा मेरे पास थोड़ी कम ही है। मैंने आपको पहले दिन बताया था या नहीं बताया था, तो आप सुन लें, रजिस्टर दिखाओ ज़रा। आप कहोगे यार ये ना अभी खुद शॉर्ट यूज़ कर रहा है और हमें कह रहा है कि एब्रीवेशन यूज़ नहीं करने, तो कैसे करेंगे? पहले कॉलम में हमने कॉस्ट लिखनी है, फिर कॉस्ट पूल लिखना है, फिर ये फार्मूला, फिर 3 प्रोडक्ट्स। तो कोई बात नहीं, ऐसे करके कर लो। नहीं बताया था तो फिर किसी और क्लास में शायद FAR में बताया था। FAR में तो लाज़मी बताया था, क्योंकि वो इंट्रो से आते हैं, आप लोगों को फिर तजर्बा होता है, सुना होता है आपने पहले भी। ऐसे करके सॉल्व कर लो। नहीं ऐसे मज़ा आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे करके आमने सामने सॉल्व कर ले। यहाँ से शुरू करें। मैंने बिल्कुल एक्सप्रेसली ये बात ICAP वालों से पूछी थी, ये बात, क्योंकि ठीक है ये तो फिर मानने में आती है। बच्चे कहते थे ऐसे, मैंने कहा अगर वो ऐसे करके बच्चे कर लें, कहा ऐसे करके भी कर लें तो पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। बस आप लोग सोचते कुछ, करते हैं नहीं ना कुछ, फिर सोचते कि भाई ICAP ने पास नहीं करना या ICAP नहीं पास करता, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ से शुरू करें, यहाँ से 2 सफ़े आमने सामने, ठीक है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल करें, जैसे दिल लाए करें, बस कर दें कुछ, ठीक है। तो मेरे पास तो बोर्ड इस तरह से है ही, लैंडस्केप ना, मेरा तो बोर्ड ही लैंडस्केप बोर्ड होता है ना, वाइट बोर्ड तो क्लास। हाँ जी, क्लीनिंग के लिए स्पेस, एरिया लिख दो, स्पेस लिख दो, फ्लोर स्पेस, एरिया। अब फ्लोर एरिया सवाल में अगेन गिवन है, तो चीज़ें कुछ गिवन, उल्ला है, परसेंटेज ही गिवन है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये देखो जी, एक्टिविटी वाइज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। टोटल कॉस्ट कितनी है? 400, तो 400 का 40%, 35%, 25% जी। अगर आपने खामखा लिखना है तो आप यूँ लिख लो 40 रेशो 35 रेशो 25। अगर खामखा लिखना है, एक्टिविटी वाइज हो यार निकाला तो नहीं है, खामखा लिखना है तो ये लिख लो। मैं तो कहूँगा लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं, ठीक है। चलो आगे, कितना बनता है? 1, नेक्स्ट, तो मुफ्त नंबर भी हैं, आसान नंबर भी हैं। बहरहाल पहले काफ़ी टाइम लग गया वैसे, आपस की बात है, लेकिन जगह भी बच गई जो उस्ताद जी थोड़ी जी, तो टाइम भी बच गया जी, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, तो सीधा सीधा ही हमें उसने। चलो लो भाई, नेक्स्ट, लो जी, अल्लाह अल्लाह करके ये हो गया, अल्लाह अल्लाह करके ये हो गया। अब फ्यूल एंड पावर, इसके लिए देखते तो थे, शायद किलोवाट आवर मिल जाए, शायद हॉर्स पावर मिल जाए, नहीं तो मजबूरी के दर्जे में मशीनें जितने घंटे चली ज़्यादा, जहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट जानी चाहिए। तो मशीन आज ऑलरेडी निकले हुए, अब तेज़ी आ गई सवाल के अंदर, पहले कुछ फिगर्स निकल भी आई, ट्रेंड भी चल पड़ा। तो इसलिए कहता हूँ 2 से 3 बार सवाल को पढ़ो, 2 दफ़ा पढ़ो, बेहतर है 3 दफ़ा पढ़ो,
इसमें सवाल प्लान होता है, एक तरफ को रुख होता है कि हाँ है एबीसी का सवाल है ना, चलो ये फॉर्मेट हमारा बनना है, और फिर बिस्मिल्लाह कर दी, शुरू कर दिया, 1 2 3 फिगर्स में ज़रा मुश्किल है, उसके बाद फिर ये रवानी आ जाती है। लेकिन 2-3 बार पढ़ना लाजमी है, 2 बार तो बिल्कुल लाजमी है, 3 बार पढ़ने वालों का ज़्यादा अच्छा सवाल अटैम्प्ट होने की तरफ चल पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब कॉस्ट कितनी है फ्यूल एंड पावर? 2800। चलो फ्यूल एंड पावर, और बेस इसकी मशीन आवर्स आप कह रहे हैं, फ्यूल एंड पावर और फ्यूल, चलो फ्यूल एंड पावर जी, मशीन आवर्स, और वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हुए हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 2800 1000 में 2800, और मैं वर्किंग में भी क्यों जाऊं, ऊपर नज़र आ रहे हैं मुझे मशीन आवर्स 682 मशीन आवर्स, और पर्चे में ये भी नहीं लिखना रुपीज़ और 682 के साथ मशीन आवर्स, मैंने पहले ही बता दिया। पर्चे में तो ये लिखना होता है आपने 2800/682, दैट्स इट। ठीक है, आगे कितना जी? 4.11, ठीक है, इंटू अब ये देखना पड़ेगा 72,000, 1,60,000 और 4,50,000 जी, 295,920। नेक्स्ट 600 1849500। अच्छा लें जी, चार्ली में ना कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ना, चार्ली हमारा हैवी प्रोडक्ट लग रहा है ज़रा। अच्छा जी, उसके बाद मर गए भाई, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी चूंकि गिवन है, इसलिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कर लो इसको, 13,000। अब 13,000 से डिवाइड करोगे तो पर रुपी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो जितने रुपए किसी की कॉस्ट होगी उतने रुपए उसकी डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है जी? 1560। तो यहाँ पे हमने लिखा जी डेप्रिसिएशन मशीन्स की, क्या लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन के साथ? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग, में पीपीई लिख देता हूँ। ठीक है, मशीन आर्स ना, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ही लिखा हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो बेस क्या है? कॉस्ट। हाँ जी, टोटल 1560 डिवाइडेड बाय, अभी आपने बताया कितना? 13,000। ठीक है जी, इज इक्वल टू ₹12 पर रुपी। ये 1 रुपया जिसकी कॉस्ट है उसको 0.12 एलोकेट कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, तो जिसकी 100 रुपये होगी तो वह 0.12 इंटू 100 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 0.12 आ गया है ना, अब इसको 6,000, 4,000 और 3,000 से मल्टीप्लाई करो, 720, 480,000, ये भी 1000 में कर लेना चाहिए था ना, 360,000। चलो उम्दे जो होना सी हो गया, मुक्की नहीं ना रियासत से सवाल। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि ये भी हो जाता, वो भी हो जाता। चलो अच्छा जी, अगली क्या है जी? कॉस्ट, जल्दी से बता दें यार, ऐसा करते हैं ना, एक सवाल कल कर लें। अच्छा चलो, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग कितनी है? 60,000 कॉस्ट है, नहीं 2,40,000 जी। इंश्योरेंस किसकी है? पहले इंश्योरेंस है प्लांट एंड मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी। अब इंश्योरेंस के लिए, मशीनों की इंश्योरेंस के लिए ठीक है, इंश्योरेंस ऑन मशीन, इंश्योरेंस बिल्डिंग, मशीन की इंश्योरेंस के लिए बेहतर क्या है ना? अगेन कॉस्ट बेहतर है। सबसे पहले क्या है दिखा देता हूँ, कहते हो तो पता नहीं, अब वो ABC वाले चैप्टर के अंदर ये याद आया कुछ। मैंने आपको कहा था कि जितना महंगा एसेट है उसकी इंश्योरेंस भी, इंश्योरेंस वाले ना उतना ही महंगा करते हैं उसकी इंश्योरेंस, उसका कवर ज़्यादा होता है। एनीवेज
देख लें अगर तो इसमें नहीं है तो इससे पीछे भी तो है, चैप्टर तो एक ही है, इसमें नहीं है लिखा हुआ। देखो देखो, नहीं है तो फिर अपने उस FOH वाले चैप्टर में तो ये था ही सही। ठीक है जी, याद आ गया? कोई नहीं, अब तो मैं देख के ही जाऊंगा। कॉस्ट, ये इंश्योरेंस के लिए पहले वैल्यू ऑफ एसेट, ना हो तो फिर मजबूरी में मशीन आर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट मशीनरी की कॉस्ट के बेस पर, तो इसका मतलब सिर्फ कॉस्ट आपने उठानी है इंश्योरेंस वाली, बाकी तो सब लिखा पड़ा है। तो कॉस्ट कितनी है जी? ये FOH की कॉस्ट कितनी है? 2,40,000। बोलो, नहीं 2,40,000 है। ये नहीं नज़र आ रहा तो स्केल लगा लो, ये देखो ये, ठीक है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय ऊपर ₹1300, वही तो आ रहा है। क्या आता है आंसर? 13,000 बल्कि जी, 0.018, 0.2 ना कर लें, 2 डेसिमल तक चल रहे हैं अगर तो 0.02 कर लें, हैं जी, या तो 4 डेसिमल तक चल रहे होते हैं, 2 तक चल रहे हैं तो बोले 0.02 इंटू यही जो कॉस्ट थी इंटू 6,000 इंटू 4,000 इंटू 3,000, 120,000। नेक्स्ट 80,000। नेक्स्ट, फ़र्क ज़्यादा फ़र्क आ गया अब राउंड करने से, 60,000। भाई पहले लिख के बैठे थे ना शायद, चलो कोई बात जी। नेक्स्ट, इंश्योरेंस बिल्डिंग की थी, ये नहीं मुकदा आज सवाल, ये नहीं मुकदा। अब बिल्डिंग की इंश्योरेंस अगेन कॉस्ट पर ही सबसे बेहतर है, पर बिल्डिंग की अगर कॉस्ट गिवन नहीं है, वहीं से देख के आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर बिल्डिंग के मशीन आर्स तो होने कोई नहीं, बिल्डिंग कितने घंटे चलती है, कितने क्या बिल्डिंग रिलेटेड ये, तो फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ना हो तो फिर इधर मजबूरी है। बिल्डिंग रिलेटेड कॉस्ट फिर ज़्यादातर होती ही किससे? फ्लोर एरिया की बेस पर। बिल्डिंग रिलेटेड जितनी कॉस्ट होती हैं वो ज़्यादातर फ्लोर एरिया की बेस पर ही हैं। बस ये 2 चीज़ों के लिए कॉस्ट चाहिए होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस यही है, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस। इसके अलावा देख लें सारे के सारे क्या है, फ्लोर एरिया ही है। ये भी फ्लोर एरिया पे ही जाता है नॉर्मली सवालों में। लाइट पॉइंट्स तो होते नहीं है लाइटिंग एक्सपेंसेस के लिए, अगर हों तो सिर्फ ज़्यादातर खर्चे किसके साथ जुड़ रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हमारे पास स्पेस फ्लोर एरिया है। ठीक है जी, जी बेटा। बेटा असल में कहीं पे दिया हुआ रेट कोई, अगर दिया हुआ तो फिर करेंगे। डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज, यू आर वेरी वेरी राइट। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर लें जी, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नज़र आ रहा है कितना था टोटल? 1560। ये अब सारे का सारा फिर प्लांट एंड मशीनरी का नहीं है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास उसने मशीन की कॉस्ट दी हुई है, मशीनों की कॉस्ट गिवन है ना, उस पर 10% लगा कर देखें। देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, अब खामोश है तो स्ट्रेट लाइन। अब ये कॉस्ट गिवन है तो सारी मशीनों पे ही 10% है ना, तो फिर 13,000 का 10% कितना बनता है? 1,300। तो है 13,000 का 10%, अच्छा 1,300, और यहाँ पर कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है? 1,560। तो फिर पक्की बात है, जज़ाकल्लाह यार, ये रेट मैंने, मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको तोड़ें, 2 हिस्से कर दें इसके। ठीक है, ये इसमें 1,300 रुपया प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, और इसमें बाकी कितना बचा? 260, ये बिल्डिंग है। वेरी गुड वेरी गुड। ये किसने पॉइंट आउट किया? अच्छा, पर टेस्ट में भी कर लिया था। टेस्ट में किस किस ने इस पॉइंट को टैकल कर लिया? 2 3, कोई बात नहीं, खैर है, बाकी की भी खैर है। अच्छा जी, सॉरी। तो ये जो इंश्योर किधर गया, डेप्रिसिएशन, इतनी देर बाद क्यों बताया आपने? सुते हुए सी यार, मुक नहीं रही चीज़ें, पहले मुक नहीं रही हैं, उतों एक वध भी गई है। और क्या रहता है इसके बाद? स्टोर स्पेयर रेंट एंड रेट। चलो काम नेड़े लग गया जे वैसे। अच्छा जी, अब
डेप्रीसिएशन की छोटी सी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी, मतलब टोटल डेप्रीसिएशन माइनस बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन, तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिर क्या बनता है, जाहिर सी बात है उसने डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग बोला था। मैं अथे भी ध्यान नहीं देता, मैं बस डेप्रीसिएशन पढ़ के आगे चला गया। हाँ, आप लोगों ने ध्यान दिया, जिन्होंने पेपर में भी दिया माशाल्लाह, ठीक है। तो असल में एंड बिल्डिंग लिखा हुआ था, डेप्रीसिएशन तो सबकी थी, लेकिन कितनी प्लांट मशीनरी की, कितनी बिल्डिंग की, ये क्या दिया भाई इन्होंने, 4 आ गया, टेस्ट 4 है, ये डिस्कस हो रहा है अभी, तो था आपके पास। चलो खैर, तो भाई यहाँ पर हमने आकर डेप्रीसिएशन निकालनी है, तो ये वर्किंग तो हो गई ख़त्म। और क्या क्या है वैसे आगे, स्टोर स्पेयर सप्लाइड कंज्यूम और रेंट रेट्स हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में इस वर्किंग में और को वर्किंग की ज़रूरत तो नहीं है ना, मैं इसको ब्रेक लगा दूँ ना यहाँ पे बस, इससे आ गया मुझे नवा कट्टा खुल गया ना, उन्होंने भी तो बनना है जी। तो वर्किंग नंबर 2 में मैंने कहा जी टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन कितनी गिवन है जी, 1560,000, ऐसा ही है। इसमें से मैं लेस कर देता हूँ डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो टोटल रुपीज़ 1300,000 कॉस्ट गिवन है, इसका नहीं 13,000, एक और सिफर लगा दो, तो ये जनाब हमें ये गिवन ऐसे ही है। इसका 10% बन गया कितना जी, 1360,000, बोलो। ये देखो ना, ये 13 मिलियन कॉस्ट है ना, 13 मिलियन कॉस्ट है ना, ये 1000 में था ना, 13, ये 6 मिलियन, 4 मिलियन, 13 मिलियन कॉस्ट है, इसका 10% 13 लाख आ गया, 13 लाख, ये माइनस किया आपने, ठीक है, तो क्या आ गया जी, 2,60,000। ये 2,60,000 किसकी डेप्रिसिएशन आ गई जी, बिल्डिंग की, तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन के लिए हमारे पास बेस फ्लोर एरिया ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आकर मैंने इसको कितना कर दिया जी, रुपीज़ 1300 वर्किंग 2 का रेफरेंस दिया, गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। अब ये ज़रा सेट कर लें आप अगली फिगर्स, मैं तब तक यहाँ पे ये लिख लूँ, इसका फ्लोर एरिया ही है। देखो ना, बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन जो है वो बिल्कुल करनी होती है, कॉस्ट पर ही करनी होती है, पर कॉस्ट तो है नहीं, तो उसने इसीलिए डेप्रीसिएशन 2 करवाई। अब दोनों के हिसाब से चलना था, मशीन की तो हो गई, कॉस्ट के हिसाब से इसको फिर मजबूरी है फ्लोर एरिया की बेस पर ही कर लें। कितनी बची थी, 260, ऐसे ही है वर्किंग 2 में। अब इसको डिवाइड कर देंगे फ्लोर एरिया वाले हिसाब से जी, एरिया परसेंटेज में, बेहतरीन हो गया फिर तो, कितने गई ये, तो ₹260 वर्किंग 2 वाला इनटू परसेंटेज, एरिया परसेंटेज, स्पेस परसेंटेज, जो भी लिख लें, सिर्फ परसेंटेज लिख लें, एरिया यूटिलाइज, जगह तंग है बस, एरिया परसेंटेज, ठीक है। अब ऊपर वाले को बता दें क्या आंसर आया सही करके, पॉइंट एग्जैक्ट हो गया। चलो दसो फिर, 0.1 इंटू 6,000 इंटू 4,000 इंटू 3,000 जी, जी 6 लाख जी, 13 लाख में से 6 लाख इधर आ गया। नेक्स्ट जी, ये सबसे महंगी थी ना असल में, 4 लाख और 3 लाख, ठीक हो गया जी, डन। अब बाकी जो बची है उसको सिंपल एरिया से परसेंटेज, 260 इंटू 40 35 25, ये एक कैच था जी, 104,000, 91,000, 65,000। तो बच्चों सवाल मैंने तो ध्यान से नहीं ना पढ़ा, देखो मुझे इसका ये नुकसान हुआ, ये ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मैंने निकाली,
हाँ ना, ध्यान से सवाल नहीं पढ़ा तो वो पॉइंट स्किप कर गए ना हम। वो था लिखा हुआ, आराम से एक दफ़ा अगर आपने तो ज़ाहिर है जिन्होंने किया उन्होंने यही तो किया, सवाल पढ़ा होगा उन्होंने ध्यान से। सवाल पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन है, अगर 10% प्लांट मशीनरी की है तो नज़र आ रहा है कॉस्ट इंटू 10% करें तो 1300 बनती है, तो 1560 क्यों आ रही है? बाकी बिल्डिंग की पड़ी हुई, बांटने की बेसिस भी डिफरेंट थी। ठीक है, अच्छा लगने लग गया ये सवाल तो मुझे, यूँ लग रहा है कि अच्छा ही होगा, थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा जी, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग फ्लोर एरिया की बेस पे करना है जी। इंश्योरेंस की कॉस्ट है टोटल बिल्डिंग की इंश्योरेंस की 60,000 सिर्फ, बोलो, और आगे तो परसेंटेज है, तो फिर बोलो 24,000, 21,000 और 15,000। ठीक हो गया? कुछ रह तो नहीं गया? ये जनाब एरिया परसेंटेज की बेस पे हमने बांटा, ऊपर कहीं नहीं लिखा था ना? नहीं लिखा था, ठीक जी। उसके बाद क्या रह गया? ऑले भी रहंदे ने यार, स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम, स्टोर्स एटसेट्रा। अब इसके लिए बेहतरीन स्टोर कंजम्पशन है बेटा, स्टोर स्पेयर सप्लाईज कंज्यूम। जैसे इधर आपने कितने गया हो, स्टोर्स की वेजेस को बांटने के लिए स्टोर की कंजम्पशन को यूज़ किया था, तो ऐसे ही स्टोर की वेजेस के अलावा स्टोर के और खर्चे भी तो होंगे ना। स्टोर के अंदर क्या सिर्फ स्टोर कीपर ही मौजूद था? वहाँ पे कोई आपने बिजली को, गैस का खर्चा को, और ओवरहेड्स को, और 100 खर्चे होते हैं, ठीक है, स्टोर से रिलेटेड डेप्रिसिएशन होगी उस बिल्डिंग की, तो स्टोर के और खर्चे भी हैं, वो खर्चे आ रहे हैं यहाँ पे। स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड, बेसिकली ये जो स्टोर के अंदर जो नट बोल्ट, काबले कील, कोई भी जो चीज़ें थी, वॉशल्स, रबर के, वो जो जितने भी आइटम्स थे, ग्रीस के आइटम्स, ऑयल के आइटम्स जो यूज़ होते रहे, इस कंज्यूम हुए हैं, तो ये वो ऊपर तो डायरेक्ट, वो तो इनडायरेक्ट, वो तो उसकी लेबर थी, वो जो लोग काम कर रहे थे वो थे, तो स्टोर के आइटम्स भी तो यूज़ हो रहे हैं, तो उन आइटम्स को भी इसी बेस के ऊपर ही बांटना मुनासिब है। लेकिन मज़े की बात है, वो ऑलरेडी गिवन ही तो है, ये 1800 ही तो है ना। अब आप क्या करो, 1800 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय 720 ये थोड़ी करना है। तो बेसिकली ये क्या था, ये गिवन था। कितना? ना अच्छा 720, 270, 810, ये है जी, डन। लग रहा अगला भी गिवन हो, रेंट रेट एंड टैक्सेस नहीं, कोई बात नहीं, रेंट रेट एंड रेंट एटसेट्रा बिल्डिंग का ही होना है। नहीं, लेकिन एक बात है, बिल्डिंग भी तो किराए पे है, तो फिर ये शायद बिल्डिंग किराए पे नहीं है ना, बिल्डिंग की डेप्शन आ रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब फिर यही हो सकता है, कोई बिल्डिंग होगी किराए पे तो कोई बिल्डिंग होगी अपनी होगी। फिर वो कह रहा है अगर रेंट भी, रेट्स भी, टैक्सेस भी, कुछ खर्चे इकट्ठे करके दे दिए, तो लफ्ज़ रेंट आ रहा है, अब क्या करें, मजबूरी है, इसको भी हम फ्लोर स्पेस की बेस पर बांट देते हैं। आसान भी वही लग रहा है, फ्लोर एरिया जी, बांट दो भाई, वंड दो जी। कितना है जी? 1200, 1200 इंटू 40, 35, 25, 480, 420, 300। ठीक है जी, लो जी, अल्लाह अल्लाह करके हम किसी बनने लगे इस सवाल में, अखीर ही कर दी वैसे यार इसने। 15 नंबर वैसे जस्टिफाइड ही थे जी बच्चों। अब ये हैं 480,000, ऊपर वाला ठीक था? एक मिनट, इंश्योरेंस बिल्डिंग की टोटल है ही 60,000। नहीं, इंश्योरेंस बिल्डिंग की, अच्छा ये नीचे वाला है, ठीक है, तो ये 720,000 है, बिल्कुल सही। ये 1000 में गिवन था ना बेटा जी, ये 720,000, ये देखो सवाल ही नहीं मुक गया, लेक्चर मुक गया। 720,000, 270,000, 810,000, ये कैसे 800 बन सकता है? ये हमने कैसे, अच्छा मैं भी कहूँ जी, 720,000, नेक्स्ट 270,000,
और 8,10,000। ठीक है, ऐसे ही ये 420 ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 420,000 पहले वाला कितना है 480,000 और 300,000। ठीक है जी, करो जी टोटल फिर, माशाल्लाह करो टोटल फिर जवानो। 2783 भाई ज़रा रीचेक कर लें भाई, एक बच्चा बताता जाए ना, दूसरा फिर पीछे रीचेक करते जाए। 2783 नेक्स्ट का 23 एक मिनट 2346400। हाँ जी सही जा रहा है भाई, चेक कर लेना प्लीज़, ज़्यादा कैलकुलेशन हैं जी। 21085 आगे 20 ओह 21 मिलियन, इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? अच्छा 18 लाख तो यही पड़ा है भाई, कह रहे हैं 18, लेकिन फिर भी ये तो करोड़ों में चला गया काम। देख लें ज़रा, चेक कर लें इसको, ये फिगर सही नहीं लग रही। गलत हो गया है ना? हाँ होना ही था। ठहर जाओ, हूँ मैं ज़रा जगह खुली डुली कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। पिछले दोनों सही हैं। सुभान अल्लाह। जी बच्चों क्या आंसर आया है? 4381500। अब मुनासिब लग रहा है कुछ क्योंकि ये सारे अब 2-3-4 मिलियन इस तरह चल रहे हैं। पहले थोड़ा सा ज़रा बदअज़मी सी महसूस हुई थी। अच्छा जी, अब क्या कर लें जी, ये तो आ गया जी टोटल FOH। सवाल सी के शैतान दी आंत सी। जी टोटल FOH आ गए, प्रोडक्ट वाइज टोटल FOH आ गए। उसने मांगा क्या था हमसे? रिकैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। तो पर यूनिट करना है तो डिवाइड कर दें इसको प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, सिंपल। तो डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्ट वाइज तो हमने कर लिया ना, अब प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दें। तो प्रोडक्शन, अब फुल फिगर निकल आई तो यहाँ पे फुल ही लिख दो फिर। 12, 20 और 45। 12,000, 20,000 और 45,000। जी आंसर क्या आ गया? $45,000। जी अब थोड़ी सी थां होर बना लीए। सवाल यार बहुत ही लंबा हो गया भाई, है ना? अच्छा जी बताइए जी, FOH कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई अल्फा की? 2 कितना कह रहे थे? 231.94। नेक्स्ट 117.3। .37। ठीक है जी, ये आ गया जनाब।
अच्छा, इन सब का टोटल करके देखा आपने? इन सब का ज़रा इन सब का टोटल करके देखें। कितना जी? 9.5 ज़्यादा हो गया आपका कुछ। आपने एंड पे राउंडिंग नहीं की। मैंने कहा था तीसरी प्रोडक्ट को राउंडिंग करते आना, राउंड निकालते आना, ठीक है ना। बहरहाल चलें, थोड़ा बहुत तो अब चलता ही है, लेकिन आपने, मैंने इसलिए कहा था जब तीसरी प्रोडक्ट पे पहुंचे, बैलेंसिंग 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 बैलेंसिंग, इस पे बैलेंसिंग पड़ता आता ना अगर हर दफ़ा, तो यहाँ पर फिगर कुछ और होती। ये तीनों का टोटल आपके एफ का टोटल ही होना चाहिए था ना बेटा, क्या ख्याल है? इसी को ब्रेक किया ना आपने, तो 948800 की बजाय आप पता नहीं क्या निकल आई फिगर, ठीक है। तो ये आपका बहरहाल थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ओके, सही है। चलें बहरहाल, तो ये मैं इसीलिए आपको बोल रहा था जब तीसरे पहुंचो, पहले दो तीन में मैंने बोला है बैलेंसिंग निकालें, तो आपने उनमें तो निकाल दिया बैलेंसिंग, उसके बाद फिर मैंने बोला नहीं तो तुसी कटिया भी नहीं, ठीक है। बैलेंसिंग टोटल में से दोनों को माइनस कर दें, बैलेंसिंग निकालें ताकि टोटल फिगर वही एलोकेट हो रही हो, क्योंकि हमने ना रेट को राउंड किया होता है ना बेटा, तो जब रेट को राउंड किया वही सेम रेट, तो कैलकुलेटर वाला वो लंबा लग नहीं रहा होता, तो फिर जब बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई होता है तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता जाता है। मसला कोई नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा एक अजीब बात तो लग रही है ना, क्या ख्याल है? अगर थोड़ी सी एफर्ट करें तो टोटल हो जाएगा ये बराबर। करके देखें ज़रा जल्दी से, कोई नहीं, देर नहीं लगनी, जल्दी करें। ये देखें ना, 600 टोटल कॉस्ट थी ना 600, तो 600 यानी कि 6 लाख में से माइनस करें ये दोनों, और आंसर ये पहले दोनों तो आपके थे भी, हुई चेक करें जल्दी से, क्विक 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 करना है, क्विक। वैसे बता रहा हूँ, थोड़ी सी सजा दे रहा हूँ आपको, जल्दी करें यार। 390, हाँ 395840, नेक्स्ट ऐसे ही चलो जी, जल्दी जल्दी। 360 माइनस 144 माइनस 54,000, ये ठीक हो गया, शायद यहीं पे ही बोला था। 12 468 माइनस 72,000 माइनस 72,000, जल्दी जल्दी आगे, दो तीन ही बस होने हैं इस तरह के। 2800 माइनस 295 290 माइनस 657 600 इज इक्वल टू 2800 माइनस 184। अब देखो ना, अब खर्चा बढ़ रहा है ना, तो एंड वाले को बैलेंस करो, ठीक है, सदा है इसीलिए ज़रूरी जी। 1300 माइनस 600 माइनस 400, ठीक होगा ये। फिर 260, ये भी सही होगा, परसेंटेज लगी हुई थी। फिर 240 माइनस 120 माइनस 80, ये भी सही आ गया, ठीक है। उसके बाद अगले फ्लोर एरिया वाला ठीक होगा, गिवन है फ्लोर एरिया वाला, फिर ठीक होगा क्योंकि परसेंटेज थी, ऐसा ही है। अब ज़रा एक बार दोबारा से माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह टोटल करें, अब सारे बैलेंसिंग है। अब वही 9480, क्योंकि देखें एक अनोमली सी नज़र आएगी। तो वैसे कभी बैठे होंगे आप, सवाल कर रहे होंगे, ये सवाल किसी वक्त आपने बाद में क्या, आप देखें ये क्या बात हुई, FY तो वो थे 94, उस वक्त समझ आ रही होती है, आज तो नहीं आ रही होगी। 9488 थे, ये 95 बन रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो ऐसे हो गया था ना, तो इसलिए ज़रा सीधा करें जल्दी से जी। 4378320, ठीक है। अब रेट रिवाइज हो गया, थोड़ा सा ही रिवाइज होगा, इस पर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। 4378320, बिल्कुल ठीक है। ये मैच करे आपके स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ, ये भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उन्होंने 4 डेसिमल लेके किया हो, वो कोई मसला नहीं है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, मुझे इससे मसला आ रहा था। मैंने कहा वैसे ज़रा चेक कर लें, चेक किया तो गड़बड़ की हुई थी आप लोगों ने, हालांकि वो कहा था बैलेंसिंग निकालना है। जल्दी जी, 95 पॉइंट नहीं, रेट 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 43,78,320, 97.30, थोड़ा सा फर्क तो पड़ना ही था बेटा। अब इन ऊपर वालों को ज़रा टोटल करो, 2783,280 प्लस 2346,400 प्लस 4378,320, फिर भी फ़र्क आ रहा है। क्यों फ़र्क आ रहा है जी? ना 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 ना, बेस गलत नहीं हुई, ठीक है। आप खर्चों को राउंड करते आए हो,
यहाँ कहीं पर भी आपने तीसरे, ये एरिया वाले को भी अगर आप बैलेंस निकालोगे ना टोटल का, एंड पे बैलेंस निकालते हो, एंड पे बैलेंस निकालते हो, ठीक है। जो एंड पे बैलेंसिंग है, तो क्योंकि कॉस्ट यही बटेगी, आपने कॉस्ट को बांटा अल्फा बीटा बैलेंस, अल्फा बीटा बैलेंस, अल्फा बीटा बैलेंस, पक्का ये करते हो, बाकियों के अंदर भी करके देख लो, ठीक है। अगर वो करके देख लोगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज, नज़र तो कोई नहीं आ रहा ना, ये इसको कैसे देखने के काबिल बनाए भाई, इसको देख लेना है, इसी को ही देख लेना ज़रा राउंड करके ना ज़रा, और लेकिन सारी फिगर्स को ना बैलेंस निकालना है एंड पे, ठीक है। हाँ, इनको करके दे देना, इन्हीं फिगर्स को फिर चेंज कर लेना, सोल्यूशन इनको दे देंगे चेंज करके वो वाला, ठीक है, ताकि ये आपके पास। फ्यूल एंड पावर में क्या मसला है भाई? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 2800 की कॉस्ट तो बट गई ना पूरी, 2800 की कॉस्ट का तो मसला नहीं ना है, मसला तो ये नहीं आ रहा, ठीक है। जिनके अंदर अब ये तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा उस्ताद, ये कुछ बेहतर है, ठीक है। जिनमें मैंने आपको कहा कि ये आपने करवा दिए सही, जिनमें आपने सही नहीं ना करवाया उनके अंदर परसेंटेज में भी तो एंड पे आने टके का फ़र्क आना है, ठीक है। जो परसेंटेज आपने लगाई है, मिसाल के तौर पे हमने कहा जी ये जो है ना ये सही है, फ्लोर एरिया तो चलो ये तो गिवन था, जो परसेंटेज वाले हैं वो कौन कौन से, ये है, ये, इसका ग्रैंड टोटल कितना बनता है चेक करो, इसका ग्रैंड टोटल कितना बनता है, ये जो जो छोड़े हैं हमने, ठीक है, इनको चेक कर लेना है, ठीक है। तो बहरहाल इनको चेक करना है, एंड वाले को बैलेंस कर देना है, ठीक है, ओके डन, सही। अच्छा जी, अब अगला सवाल जो है वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का है। इस सवाल के क्या हालात रहे, ये भी 15 नंबर का था, मुश्किल था ये, हाँ। अब मैं हो रहा हूँ इससे बोर, ज़रा मेरा दिल है मैं आपको भाई नोट्स इनको दे देने, नोट्स कॉपी हो गए, हाँ नोट्स तो दो ना बरकत के लिए, ज़रा इन्हें पता तो चले। असल में ना बस ज़्यादा ही टाइम लगता चला गया, लेकिन आज हम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल कल मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, ओके। बहुत ऐसे ही बोर कर दिया इसने पकड़ के। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ख़वातीनो हज़रात, डिसीजन मेकिंग, मशहूर ज़माना। तो मैं नाम तो लिखूंगा ना, मेरी वैसे नीयत ये थी कि मैं किस तरह के सवाल आते हैं, फॉर्मेट होता है तकरीबन आधा घंटा, उस पर मुझे लगता है डिस्कशन करते हैं, वो मैंने आज करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना हो पाया। खैर, गुस्सा तो मुझे भी इस बात का, इसलिए कम अज़ कम लिख तो लेना इसको। डिसीजन मेकिंग जो है, पहली बात, इसमें तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस इस पोर्शन में से आपके परिचय में आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस और 30 से 40 मार्क्स। और मैं बिल्कुल इसको हमेशा ऐसे ही, जब लोहा गर्म हो जाता है, मतलब जब 25-30 लेक्चर्स बच्चे पढ़ लेते हैं, तो उस वक्त मैं इसको करवाया करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जैसे अभी तक आपने पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, बेसिक्स को मैं टॉपिक तो नहीं कहता, है टॉपिक बहरहाल, क्योंकि आपने देखा उससे जान नहीं छूट रही, लेकिन हमने एफओएस पढ़ा, एबीसी पढ़ा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पढ़ा और टारगेट कॉस्टिंग पढ़ा। इन टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक में भी आपको कोई खास, जाग के बैठे आप, कोई खास दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, ऐसा ही है। मतलब एक फॉर्मेट है, बस उस फॉर्मेट के ऊपर चल गए। मैथमेटिक्स के मसले मसाइल आ सकते हैं, लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोई मसले मसाइल ज़्यादा नहीं थे, बहरहाल आप चलते चले गए, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में से कुछ सवाल आ जाए, बैड लक हो को बहुत मुश्किल आ जाए तो अलग बात है, वरना जितना को मुश्किल हो जाए पासिंग मार्क्स आपको आराम से देता है। ये जो 4 टॉपिक्स अभी तक हमने किए, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल प्रोसेस कॉस्टिंग टफ टॉपिक समझा जाता है बट है नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टफ लगता है पर है नहीं, उस पर हम आखिरी महीने में मैं करवाता होता हूँ वो। उसकी वजह ये है कि वो भी कॉपी पेस्ट टाइप हैं, और ख़ास तौर पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद रखना ज़रूरी होता है, तो शुरू में मैं नहीं कराता, उसको भी एंड पे रखता हूँ। तो वो टॉपिक सब एंड पे इसलिए हैं कि वो भी कॉपी पेस्ट वाले, और उसमें से तकरीबन 25 नंबर का ये ग्रिड है इनकी, 20 से 30 नंबर की ग्रिड है। ये टारगेट कॉस्टिंग जो हमने ख़त्म किया है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग आपको मैं कई बार दिखा चुका हूँ। टोटल ये 3 टॉपिक्स हैं, तो इसमें तकरीबन 25 नंबर का सवाल आता है, पर्चा आता है।
तो वो आखिरी महीने के अंदर 25 नंबर हम आराम से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इस तरह के सवाल, इस तरह के टॉपिक्स हैं। कॉन्सेप्ट ज़रूर हैं, ऐसी बात नहीं है, पर डिसीजन मेकिंग नहीं है इस तरह से। तो उसमें आप जो है वो 2-3-4 दिन के अंदर बस एक तरतीब पे पढ़ जाते हैं। एक फॉर्मेट है सवाल, हर सवाल एक ही तरीके से कर रहे होते हैं, बड़ा रिलैक्स होकर आप वो ख़त्म करते हैं, तो वो 25 नंबर तकरीबन वहाँ से तैयार हो जाते हैं। 25 से 30 नंबर, 25 से 30 नंबर ये भी थे। अब बाकी का जो 40 नंबर का पोर्शन है, ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन कहलाता है। तो अगर इसको एंड पे रख लूँ मैं, जो कि मैं नहीं रखता, एंड पे रख लूँ, तो वो फिर थोड़ा सा बच्चा परेशान होता है उसमें, कोई चीज़ में तेज़ी ना आ जाए कहीं पे, कोई जो है वो, मिसाल के तौर पे प्रोसेस कॉस्टिंग, मैंने एंड पे जाके एक दिन आपको कह दिया चलो जी सैटरडे ऑन है आ जाएं, फिर मैंने आपको उस दिन जो है वो लेट्स से डबल क्लास पढ़ा दी। अब हो सकता है प्रोसेस कॉस्टिंग में तो मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट के 2-3 सवाल करा के प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन डिसीजन मेकिंग वहाँ पे फिर आपको प्रेशर डाल देती है, तो इसलिए इसको मैं स्टार्ट में करवा दिया करता हूँ। बहरहाल डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक है कॉस्ट वॉल्यूम, सीवीपी एनालिसिस जिसको कहते होते हैं आप प्यार से, ठीक है। सीवीपी एनालिसिस नाम सुना हुआ है बड़ों से, ठीक है। 13वां चैप्टर सीवीपी एनालिसिस का, 14वां चैप्टर, ये नंबर चेंज हुए हैं ना चैप्टर्स के, ठीक है। पहले एक चैप्टर नंबर ये पीछे आ गया। असल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है, वो पहले चैप्टर 2 हुआ करता था, अब आई के अपने उसको आखिर में डाल दिया, तो फिर वो एक नंबर सारे ना पीछे आ गए, ठीक है। एफओएच पहले चैप्टर 3 था आई की किताब में, अब चैप्टर 2 बन गया, ऐसी बिल तरतीब। तो मैं फिर तरतीब में ऐसे ही लिखता हूँ, जैसे हम करेंगे मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही लिख दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेलेवेंट कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब सीवीपी एनालिसिस वैसे चैप्टर 13 है, तो यही मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम पता तो करना क्या, चलो और नहीं तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, जिसको हम प्यार से कहते हैं सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का शॉर्ट नाम, या ब्रेक इवन एनालिसिस भी इसको हम कहते हैं। ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके, बड़ा ही मज़े का टॉपिक है, और इस दफ़ा इसमें से 16 नंबर का सवाल आया था। मतलब आपको थोड़ा सा साथ वो ओपन कर दूँ ना जी। अच्छा जी, सिलेबस ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा कब नहीं होगा, ये बातें आपने सोचनी। देखें नहीं, हर एक चीज़ हर एक दिन के ऊपर मैंने लिखी होती है, ठीक है। तो ये 31 जनवरी तक प्लान किया हुआ है चीज़ों को, उससे आप परेशान ना हुआ करें, ये बार बार नहीं पूछना आपने कब ख़त्म होगा क्या होगा, ठीक है। वो एक एक दिन कौन सा टॉपिक किस दिन करना है, वो फिर प्लस माइनस तो चलता ही रहता है। मेरा तो खैर प्लस ही चल रहा है, 2 दिन सोचता हूँ 3 दिन लग जाते हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, काम होना चाहिए सही से तसल्ली से जी। तो ये देखिए ना जी, ये आपका डिसीजन मेकिंग का एरिया है 30 से 40 नंबर का, ठीक है। तो इसके अंदर ये सीवीपी एनालिसिस में से 16 नंबर आए, ठीक है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से सिर्फ 9 नंबर आए इस दफ़ा। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग जो आज शुरू कर रहे हैं, जिसको हल्का नहीं लेना, हर जगह पे डिसीजन मेकिंग इसके अलावा नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग यही है बेसिकली। हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर डिसीजन मेकिंग के, इवन आप देखो टारगेट कॉस्टिंग में यही रेलेवेंट कॉस्टिंग की एडजस्टमेंट थी, जो सबसे ज़्यादा नंबर लिए होगी, उस 10 नंबर में से 3-4 इसके होंगे। यानी कि ये ऐसे समझ लें कि FAR 1 वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जिसके अलावा कोई नहीं आपका FAR 1 पास हो सकता था, बिल्कुल ऐसी समझ डिसीजन मेकिंग इसके अलावा हो ही नहीं सकती, जो आज शुरू कर नहीं सके हम, लेकिन नाम तो लिख लेंगे ना कम से कम उसका, ठीक है। तो 16 नंबर किस में से आए थे, मैं ज़रा ऐसे सीवीपी आया तो मैंने कहा बता दूं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट यानी सीवीपी एनालिसिस जो है, ब्रेक इवन एनालिसिस जिसको कहते हैं, ये हमारी ICAP की किताब का अब चैप्टर नंबर 13 बन गया, एक पीछे आ गया ना, ठीक है जी, ये 13, ठीक है जी। पहले ये चैप्टर 14 होता था, एक नंबर पीछे आ गया, ये इसकी तनज़ली हो गई है, ठीक है जी। ये हमने करना है आफ्टर रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड आफ्टर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स का एक चैप्टर है। तो बहरहाल सीवीपी एनालिसिस है, सीवीपी एनालिसिस के बाद चैप्टर 14 आपका आ जाता है रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, यही जो चैप्टर हम आज शुरू करने की नीयत कर ली थी वैसे तो मैंने, लेकिन बस रह गया, सवाल ही गल पै गया सी।
कम से कम इसके फॉर्मेट्स की डिस्कशन हो जाती ना आज, तो कल फिर इसके प्रिंसिपल से बात शुरू हो जाती। अब कल आधा टाइम फिर वही फॉर्मेट्स पे, मतलब असल में सवाल आता किस तरह का है, क्या चीज़ टेस्ट करता है, फिर उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन, इसके प्रिंसिपल्स पे मूव कर सकेंगे हम। लेकिन कल पूरा लेक्चर इसके वो जो आज जो काम प्लान किया हुआ था फॉर्मेट्स वाला, वो भी कल पे चला गया। तकरीबन 20-25 मिनट तो उस पर भी लग जाने। चले खैर, बहुत ज़रूरी है वो भी, उसके बगैर भी काम नहीं चल नहीं सकता, उसके बगैर काम। ठीक है जी। तीसरा चैप्टर जो है जी, तीसरा जो इसमें एरिया, तीसरा चैप्टर जो है वो है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। ये इससे अगला चैप्टर है, 15वां चैप्टर है। और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स बेसिकली ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की कुछ टेक्निक्स है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हम इसमें करते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हमारी यहाँ पर नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, वो आपकी MFA के अंदर होती है, जो अब बताइए नाम बदल क्या हो गया। फिर आगे BFD में होती है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स जो होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। एनीवेज, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स ये चैप्टर आपका डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। ठीक है जी, इसको आप शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, प्यार से कॉस्ट अकाउंटेंट्स इसको प्यार से कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ये तो मैंने ICAP के चैप्टर का नाम लिख दिया ना जी, तो इसको हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कहा करते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जो है, चैप्टर तो 15 है, लेकिन आगे इसके अंदर फिर मज़ीद बेसिकली 4 तरह के डिसीजन सीखते हैं, जिनमें हम लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन देखते हैं जी। ऐसे वाला फिर नहीं बनाते जी, पूरा नहीं आएगा। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग के अंदर लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन हम सीखेंगे यहाँ पे। हम इसमें फर्दर प्रोसेसिंग, हम इसमें जो है वो मेक और बाय, और सबसे मशहूर बच्चों से सीनियर से आपने सुना होगा शट डाउन है और कंटिन्यू, ये सब कुछ इसी चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, फिर जी इसमें क्या करेंगे, ज़ाहिर है चैप्टर में जाके ही बताऊंगा। बहरहाल इसमें यही है कि लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज होंगे और हम उससे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगे। बहुत आसान, और मैं कहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो गया, क्योंकि इस दफ़ा लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन नहीं आया। तो लिमिटिंग फैक्टर इम्पॉर्टेंट भी बहुत है और आसान। इस चैप्टर में सबसे आसान यही 15वें में लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। देखने में मुश्किल लगता है, 1-2 दिन में आसान हो जाता है, बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद इधर तो डिसीजन मेकिंग में से सिर्फ जो है ना वो 9 नंबर, मतलब इस चैप्टर में से पूछे ना, तो ये उससे पहले अगर आप गौर करें तो इस चैप्टर को ये अच्छा खासा मोहब्बत की निगाह से देखता चला है। 20 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर, 35 नंबर तक भी डिसीजन मेकिंग कर गया था, इस तरफ से ऊपर खाली कर दिया था। 18, 15 इस बार सिर्फ कितना है, तो आप इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, एक तो शटडाउन की भी बारी लग गई, लेकिन उसके अलावा लिमिटिंग फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा। ठीक है, बहरहाल देखेंगे इंशाल्लाह। मेक और बाय डिसीजन, कि हम इसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, कि हम खुद चीज़ बनाते रहें या बाहर से ख़रीद लें। मेक और बाय, जिसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, ये डिसीजन। ठीक है जी, और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब हम जी वो दही जमाते हैं, उसके बाद लस्सी बनती है, लस्सी को ही बेच दें, या लस्सी का जो है वो मिल्क शेक बना के, लस्सी शेक बना के मैंगो लस्सी बेचें, मिसाल दे रहा हूँ। तो वही स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जब दही लस्सी अलग हुई, वहीं पे मक्खन अलग हो, उनको उसी पॉइंट पे बेचना है, या किसी एक प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचना है। ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पे सीखेंगे। जो प्रॉफिटेबिलिटी उसी वक्त बेचने से फ़ायदा दे रही होगी उसको उसी वक्त बेचा करेंगे, और जो ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद आगे चलकर ज़्यादा फ़ायदा दे रही होगी उसको ज़्यादा प्रोसेस किया करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन इसमें देखेंगे। ठीक है,
फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, ये तो ना ही पूरे नहीं हुए तो लेक्चर पूरा हो गया। सवाल पिछले को आधे में छोड़ देना चाहिए था यार, चलो खैर वो भी ज़रूरी था, अच्छा था। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, ये तो नहीं ना आगे दौड़ पीछे छोड़। और आखिरी है जनाब, द वन एंड ओनली, द माई मोस्ट फेवरेट एंड द यूअर विल बी फेवरेट इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। लोग कहते हैं बहुत ख़तरनाक होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान है इंशाल्लाह। शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजंस। फैक्ट्री नुकसान दे रही है, हाँ जी, अभी बंद कर दें या 1 साल चला लें और फिर बंद करें, क्या करें, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपसे करवाएगा। और उसके बाद बड़ा ही फेवरेट आई कैप का एरिया ये भी रहा है ओवर द ईयर्स, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नहीं छोड़ता इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जान, बिल्कुल भी। छोड़ दे कुछ और किसी की तो छोड़ दे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जान नहीं छोड़ता। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा ये डिसीजन मेकिंग का पोर्शन है, ये सिलेबस है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अब बन गया जनाब चैप्टर नंबर आखिरी 14वां, चैप्टर नंबर 16वां, ठीक है, 15वें तक तो पहुंच गया था। तो चैप्टर नंबर 16 आपका इन्वेंट्री, किताब का भी आखिरी चैप्टर। मैं डिसीजन मेकिंग वैसे इसको करवाता ही आखिर में, ठीक है जी। और इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आपको 3 तरह के सवालों से पाला पड़ेगा, ठीक है। एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ कहलाता है, ठीक है। दूसरा रीऑर्डर लेवल, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद जो वो, ठीक है जी, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये सारे चैप्टर्स में वहाँ पे जाकर देखेंगे ही सही, ठीक है। वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हम 2 तरह से पढ़ते हैं फिर, विद बल्क डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट। तो विद डिस्काउंट, विद बल्क डिस्काउंट, यानी बल्क डिस्काउंट को इन्वॉल्व करना है या नहीं करना, विदाउट बल्क डिस्काउंट। इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, नोट क्या कर रहे हैं, खैर। उसके बाद इन्वेंट्री लेवल्स, एक ये एरिया आता है इन्वेंट्री लेवल्स, इन्वेंट्री लेवल्स। और तीसरा एरिया जो आता है वो ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक। ये बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद, बच्चाज हेट दिस, इस दफ़ा भी आया है ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। तो ये इस चैप्टर के आगे 3 हिस्से हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी डिसीजन मेकिंग टोटल इतनी की है, ठीक है जी। और 4 चैप्टर्स आपकी किताब के इसने खा जाने हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सवेरे चैप्टर 14। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा ताकि क्विकली ज़रा उसकी डिस्कशन हो जाए, ठीक है। अगर करनी भी पड़े तो 5 से 10 मिनट में हो जाए मैक्सिमम, अब इतना टाइम नहीं है। रेलेवेंट कॉस्टिंग का आज का दिन भी फॉर्मेट्स मारे गए बीच में से, नहीं डिस्कस हो सके, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह सुबह रेलेवेंट कॉस्टिंग को बाज़ाब्ता शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।